लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक एक करके चीजें देखते हैं एंड एक एक करके इनकी जो डेफिनेशन है वो सब कुछ आएगी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सब कुछ आएगी। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट तो बेसिकली देखो, एक ऐसा टाइप का एक्सपेरिमेंट, ठीक, जिसके अंदर हमें जिसको हम बार बार अगर करेंगे तो सेम आउटपुट नहीं आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो इफ एन एक्सपेरिमेंट when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time। ठीक, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, पर जो आउटपुट आएगा वो जितने भी इसके आउटपुट आ सकते हैं उन्हीं में से होगा, ऐसा नहीं कोई नया आउटपुट आता जा रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब बट द आउटकम is one of the several possible outcomes, then experiment is called random, और इस रैंडम को हम प्रोबेबिलिस्टिक भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इस चीज का मतलब समझो। एक्चुअली में हम जितने भी काम करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक, हम जितने भी काम करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला, जिनके अंदर हमें आउटकम पता होता है। सेकंड, जिनके अंदर हमें आउटकम पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी ऑप्शन पॉसिबल है। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो डाई को थ्रो करना, कॉइन को टॉस करना, राइट। अगर एक बैग है उसके अंदर रेड एंड ब्लू मार्बल्स हैं, अगर एक मार्बल मार्बल उठाया तो रेड वाला आएगा या ब्लू वाला आएगा, राइट। तो इट इज नॉट डेफिनेट कि हाँ जो है वही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आया, नहीं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है डाई के अंदर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। कॉइन के अंदर हेड टेल कुछ भी आ सकता है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि डाई, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये वो काम है जिनको हम जब करेंगे, राइट, तो आउटपुट जो है अंडर सेम कंडीशन हम उनको रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट। क्यों? क्योंकि डाई को अगर मैं थ्रो करूंगा तो हर बार 1 नहीं आएगा, हर बार 2 नहीं आएगा, 1 to 6 के अंदर कुछ भी रैंडम आ सकता है, कॉइन के अंदर भी हेड टेल में से कुछ भी रैंडम आ सकता है, राइट। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिनको हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके अलावा जितने भी एक्सपेरिमेंट है हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकते? ठीक, लेट्स से इस वाले टाइप के एक्सपेरिमेंट लो। ठीक है, अज्यूम करो इस वाले टाइप का एक्सपेरिमेंट है कि तुम्हारे पास एक बैग के अंदर सारे रेड मार्बल्स हैं। अब एक मार्बल उठाओगे तो 100% है जो मार्बल चूज करके आएगा वो रेडी आएगा, राइट। तो इसका आउटकम हमें पहले ही पता होगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसका आउटकम हमें पहले ही पता होगा क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, अच्छा एक मान लो अब ये एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर एक डाई है, उसके 6 फेसेस के ऊपर मैंने 1 लिख दिया। अब इस डाई को जैसे मर्जी थ्रो करो, आउटपुट हमेशा 1 आएगा, राइट। तो ये वाले जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं ये क्या है? ये प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आउटपुट जो है, इनको जब भी रिपीट करोगे ये सेम आउटकम देंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जो सेम आउटपुट ना दे, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम, बट जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है उनमें से एक आधा आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ आउटपुट अलग अलग आता रहेगा। अब ध्यान से देखो, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? डेफिनेशन क्लियर हुई? आगे चलें।
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, ओके। सेकंड इज एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो सिंगल सिंगल आउटपुट आता है ना कि उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि डाई को रोल किया एंड इवन नंबर में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, राइट। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल आउटकम की बात करूँ, या तो 2 की बात करूंगा मैं, या तो 4 की बात करूंगा। तो 2 इन इटसेल्फ इज एन एलिमेंट्री इवेंट। सिंगल सिंगल आउटपुट जो होता है, आउटकम जो होता है, उस चीज को हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ रहा है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। बेसिकली पता क्या हुआ, देखो हमने सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को नोट किया एक एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, जैसे डाई है, डाई को रोल किया तो क्या क्या आ सकता है, एलिमेंट्री इवेंट 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, राइट। इनका सेट बना दिया, तो ये सेट को हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है, सिंगल सिंगल जितने भी आउटकम आ सकते हैं उन सबको इकट्ठा करो, उन सबका सेट बनाओ, और उस सेट को हम एलिमेंट्री इवेंट बोल देंगे। ठीक है, उस सेट को हम एलिमेंट्री इवेंट बोल देंगे, बात खत्म। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज इवेंट। अब ये टर्म जो है और ये एलिमेंट्री इवेंट है, ये थोड़ा सा आपस में ना कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बट ध्यान से समझो। एलिमेंट्री इवेंट के अंदर हमने क्या बोला है कि सिंगल सिंगल आउटकम, इनके कॉम्बिनेशन को नहीं, सिर्फ सिंगल यूनिक आउटकम को हम एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन को नहीं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इवेंट के अंदर क्या बोल रहा है वो, कलेक्शन ऑफ सम और होल एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक, और सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इनके अंदर से इन चीज को बोलते हैं इज कॉल्ड इवेंट। ठीक, इस चीज को इवेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे इवेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने नेचुरल नंबर की बात की तो ये तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं डाइस को रोल करने के बाद, राइट। तो नेचुरल नंबर का इवेंट के अंदर सब कुछ आ जाएगा, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, ऑड नंबर की बात करूं तो 2 4 6 अब कॉम्बिनेशन आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली जो एलिमेंट्री इवेंट से एलिमेंट्री इवेंट्स का कलेक्शन आना शुरू हो जाएगा। या फिर अब देखो, इसके सबसेट बनाओगे तो इसके सबसेट में 2 4 6 भी तो आएगा। तो बेसिकली इसके जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको हम इवेंट बोलना शुरू कर देते हैं। प्राइम नंबर हो जाए तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा, 2 3 5 ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इवेंट बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इवेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम एक पर्टिकुलर इवेंट के होने की ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसलिए ये जो इवेंट वर्ड है और जो एलिमेंट्री इवेंट वर्ड है, इनका बेसिक डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके इनको हम अच्छे से यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इनको हम अच्छे से यूज नहीं कर सकते, कभी ना कभी कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगेन मैं चीज क्या बता रहा हूँ, इवेंट क्या होता है, जो बेसिक एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, बेसिक आउटकम्स हैं, सिंगल सिंगल आउटकम्स हैं, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इवेंट अब कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट ऑफ जैसे कॉइन को टॉस किया तो इवेंट ऑफ हेड आने का इवेंट हो गया, टेल आने का इवेंट हो गया, राइट। अच्छा, लेट से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने रेड एंड ब्लू मार्बल्स हैं बैग के अंदर, तो मैंने 2 मार्बल्स को सिलेक्ट करके चूज करके बाहर निकाला, राइट। तो इवेंट हो जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ द मार्बल इज रेड। तो एटलीस्ट अब देखो, 2 अगर मैंने मार्बल निकाले हैं तो क्या क्या आ सकते हैं, रेड रेड, रेड ब्लू, ब्लू ब्लू। अब एटलीस्ट वन ऑफ द मार्बल इज रेड, मतलब ये 2 केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्री इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके से इवेंट की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके यही वर्ड जो है, ये मेन चीज हमारी यूज होगी।
ठीक है। देन फिफ्थ इज occurrence of an event, occurrence of an event, ठीक है। ये चीज का मतलब क्या है कि देखो, an event is said to occur if any one of the elementary event belonging to it is an outcome of the random experiment, ठीक है। क्या बोल रहा है ये चीज, मान लो हमने एक डाई को रोल किया, उसके अंदर एक इवेंट डिफाइन किया, इवेंट ए, ठीक है। इवेंट ए हमने डिफाइन किया क्या, कि 1, 4 एंड 6, राइट। अब जो इवेंट बनता है वो एलिमेंट्री इवेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ना। तो अब वो क्या बोल रहा है कि जब हम एक्चुअली में डाई को दोबारा रोल करेंगे या फिर डाई को रोल किया, अगर इन एलिमेंट्री इवेंट्स में से कोई भी अगर आ गया, एलिमेंट्री इवेंट्स में से कोई भी आउटपुट आया, मान लो डाई को रोल किया एंड डाई को रोल करके ऊपर 4 आ गया, ज्यूम करो ऊपर 4 आ गया, तो 4 जो एलिमेंट्री इवेंट है वो इसको बिलोंग कर रहा है, राइट। तो हम ये बोलेंगे कि यस ये इवेंट हो गया। अब ये चीज सोचो, ये मत कभी भी सोचना कि जब 1, 4, 6 तीनों के तीनों आएंगे तो जाके मैं बोलूंगा ये इवेंट हुआ, नहीं 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 नहीं, क्योंकि जब मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं तो एक ही आउटकम आएगा ना, राइट। एक आउटकम आने का मतलब क्या है, या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, तीनों के तीनों तो आ ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है तीनों के तीनों के आने की, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं डाई को रोल करूंगा, राइट, रोल करने के बाद इस इवेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स के थ्रू इसको डिफाइन किया है, वो एलिमेंट्री इवेंट में से एक भी एलिमेंट्री इवेंट अगर आउटकम आ गया, राइट, वो एक भी इवेंट आउटकम आ गया, एलिमेंट्री इवेंट आउटकम आ गया, देन हम ये बोलेंगे कि वो इवेंट हो गया, दैट्स इट। तो दैट, अब ध्यान से सोचो, इवन नंबर में क्या क्या आता है, इवन नंबर में आता है 2, 4, 6, ठीक है। ये इवन नंबर की वो हो गया, हमारा इवेंट बन गया, इवेंट नंबर का इवेंट बन गया। अब अगर आउटकम मेरा 2, 4, 6 तीनों में से कोई भी एक अगर आउटकम आ गया, ठीक है, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, डाई को रोल किया, अगर 2, 4, 6 में से एक भी आउटकम आ गया तो मैं बोलूंगा ये वाला इवेंट हो गया, बात खत्म, ठीक। इस तरीके से अकरेंस ऑफ एन इवेंट बोलते हैं। अगेन ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं, एन इवेंट इज सेड टू अकर इफ एनी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट बिलोंगिंग टू इट, तो इसको बिलोंग करने वाले कोई भी एलिमेंट्री इवेंट इज एन आउटकम, देन वी से दैट कि वो एक्सपेरिमेंट हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो अभी तक डेफिनेशंस क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक है। सिक्स, ठीक, सिक्स डेफिनेशन क्या है, next definition is certain या फिर श्योर इवेंट, इसके अंदर हमें आउटकम बेसिकली पहले से ही पता होता है, ठीक। तो क्योंकि वही आउटकम आएगा, इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता, इसीलिए श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट का मतलब वो इवेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो एन इवेंट इज सर्टन if it always occur whenever the experiment is performed, ठीक है। अब ये सोचो, या तो वो पर्टिकुलर इवेंट जो है उसके अंदर सारे के सारे आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मैंने एक इवेंट को डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर्स का सेट और डाई को रोल करने पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो यार जब भी डाई को रोल करोगे इसी में से एक आधा आउटपुट आएगा, यानी कि ये वाला इवेंट तो होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए। तो ये जो इवेंट है ये सर्टेन इवेंट बन जाएगा। या फिर इसी के साथ देखो, मैंने एक और इवेंट डिफाइन किया पॉजिटिव नंबर्स का। अब यार डाई के आउटपुट में 1, 2, 3,
4 5 6 ये सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो जब भी डाई को रोल करूंगा ये तो आएगा ही आएगा, बात खत्म। इसलिए ये वाले इवेंट्स जो हमेशा आउटपुट में, मतलब जो हमेशा आएगा ही आएगा, जो अकर होगा ही होगा, ठीक, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सेवंथ। सेवंथ इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब नाम से क्लियर है कि जो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इट इफ इट नेवर अकर्स। ठीक है, क्या चीज, जैसे मान लो डाई को रोल किया मैंने, डाई को रोल करने के एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट डिफाइन किया, लेट्स से इवेंट ए, जिसके अंदर मैंने बोला 7 8 9। तो अगर डाई के आउटपुट में डाई को रोल करने पे जो आउटकम आ रहा है, अगर वो आउटकम 7 8 9 में से है, तो मैंने बोला इवेंट हो गया। तो ये इवेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाई पे होते ही 6 नंबर तक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए कहने का मतलब ये चीज है कि इवेंट ए जो है, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट इन द केस ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा। तो जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, राइट, तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोल देते हैं। ठीक है, देन एट्थ, एट्थ इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन डेफिनेशंस को, दो तीन डेफिनेशन अभी आएंगी, इन डेफिनेशंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत तंग करेंगी अगर इनका नाम क्लियर ही नहीं है क्या चीज है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अच्छा, अब क्या चीज है, क्या मतलब है, इफ नो टू और मोर ऑफ देम कैन अकर simultaneously in the same trial, then the events are called mutually exclusive events. Then events are called mutually exclusive events. ठीक है, देन इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब इस चीज का ना मतलब समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या मतलब क्या है यहाँ पे इसका, देखो, मान लो अगेन डाई को थ्रो करने वाला एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसके अंदर एक इवेंट को हमने डिफाइन किया ओड नंबर का 1 3 5। एक इवेंट डिफाइन किया हमने इवन नंबर को, इवन नंबर का, तो 2 4 6। अब ध्यान से सोचो, जब भी मैं डाई को रोल करूंगा तो या तो ओड आएगा या तो इवन आएगा, दोनों तो दोनों आ ही नहीं सकते साथ में। तो ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये कभी भी साथ में साइमल्टेनियसली अकर कर ही नहीं सकते इन द सेम ट्रायल। ट्रायल का मतलब एक बार, एक ट्रायल का मतलब क्या होता है, एक बार डाई को थ्रो करना। अगर उसने बोला कि 3 ट्रायल्स किए तो मैंने 3 बार डाई को थ्रो करूंगा, तो यार इस केस में तो जितने मर्जी ट्रायल करो, लेकिन सेम ट्रायल के अंदर, ठीक, कभी भी ये दोनों चीजें साथ में नहीं इकट्ठी अकर कर सकती। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर इसके साथ साथ मैंने प्राइम नंबर का एक ले लिया, वो आ जाएगा 2 3 एंड 5। तो ध्यान से देखो, ये दोनों साथ में अकर हो सकते हैं, कैसे, अगर मान लो डाई को रोल किया जाए एंड डाई को रोल करके ऊपर आ जाए 3, तो देखो 3 इसके अंदर भी आ रहा है तो इवेंट ए हो गया, 3 इसके अंदर भी आ रहा है तो इवेंट बी हो गया, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बट यस ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे ही अब ये सोचो कि ये दोनों आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, क्यों, क्योंकि अब सोचो अगर डाई को थ्रो किया, एक ट्रायल किया उसका, और ट्रायल करने के बाद ऊपर आ गया 2, तो 2 तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 अगर ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों इवेंट हो सकते हैं साथ में, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। लेकिन हमारा ऊपर वाला डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि दोनों साथ में होने नहीं चाहिए, इसलिए पी एंड बी को मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल नहीं सकता। अब यहीं से तुम्हें देख के क्लियर हो जाना चाहिए कि जो दो इवेंट्स के अंदर
कोई भी एलिमेंट्री इवेंट, अगर एक भी एलिमेंट्री इवेंट कॉमन आ गया, राइट, तो वो साथ में हो सकते हैं। जब भी वो एलिमेंट्री इवेंट आउटपुट में आएगा तो वो दोनों इवेंट साथ में हो जाएंगे। ठीक है, जब भी वो एलिमेंट्री इवेंट आएगा वो साथ में इवेंट में हो जाएंगे, दोनों इवेंट जो है साथ में होंगे। जैसे देखो, मान लो एक इवेंट E1 डिफाइन किया जिसके अंदर ए आ रहा है, बी आ रहा है, बाकी जो मर्जी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इवेंट E2 है जिसके अंदर ए आ रहा है, बाकी जो मर्जी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सोचो, क्या मैं इन दोनों को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक एलिमेंट्री इवेंट ए आ रहा है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट्री इवेंट ए आ रहा है। तो जब भी मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट करूंगा जिसको ये E1 E2 बिलोंग करते हैं और आउटकम ए आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा E1 भी हो गया, E2 भी हो गया, यानी कि E1 E2 साथ में हो सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज समझने की अब कोशिश करो कि ये दोनों साथ में कब नहीं हो सकते। जब इनका ये जो सेट है, इनके अंदर कोई भी एलिमेंट्री इवेंट कॉमन है ही नहीं, तब जाके ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, अगेन जैसे मान लो अगर डाई को थ्रो करने में मैंने एक इवेंट डिफाइन किया ए, इसके अंदर आ रहा है 1 3, दैट्स इट। एक इवेंट बी डिफाइन किया जिसके अंदर आ रहा है 4 and 6, तो बिल्कुल ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में कभी हो ही नहीं सकते। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इवेंट ए हुआ, इवेंट ए होने का मतलब है या तो आउटकम में 1 आया होगा या तो 3 आया होगा, राइट? या तो 1 आ जाए या तो 3 आ जाए, ना वो इधर आ रहा है, ना 1 इधर आ रहा है, ना 3 इधर आ रहा है, यानी कि बी कभी हो ही नहीं सकता। अगर ए हो गया तो यानी कि ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, या फिर अगर बी हो गया तो ए नहीं हो सकता, राइट? तो इसलिए ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? एक डाउट है, हाँ जी बोलो। अगर कोई इवेंट हो जैसे A1 और 3, 1 3 और 7, और B 2 4 7, एक सेकंड दोबारा बोलो। ए हो जाए 1 3 और 7, 1 3 और 7, और B 2 4 और 7, बी क्या हो जाए 2 4 and 7। 2 4 and 7। सर अगर 7 पॉसिबल आउटकम है ही नहीं, तो फिर भी हम इन्हें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलेंगे क्या? ओके ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज को समझो कि हम्म, देखो भाई, अगर जो डेफिनेशन है ना वो ये बोलती है कि अगर ये दोनों इवेंट साथ में हो सकते हैं, राइट, तो यार डेफिनेटली अगर मैं इन दोनों को थ्रोइंग अ डाई एक्सपेरिमेंट के साथ देख रहा हूं, राइट, ये दोनों कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं इनके साथ एक्सपेरिमेंट को मेंशन ही नहीं कर रहा हूं, राइट, और मैं सिंपली दो इवेंट्स को डिफाइन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जहां पर भी ये दोनों फिट होते हैं जिस भी एक्सपेरिमेंट में, तो बात खत्म। तो इन दैट केस समझो कि यस 7 जब भी आउटकम आएगा तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे, राइट? तो यस इन दैट केस ये हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यही डिफाइंड है क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। साथ में कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, कौन से एक्सपेरिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू है, ये जो टर्म जा रही है भाई, ये रिलेटिव टू वो हो गया ना एक्सपेरिमेंट। तो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं डिफाइंड है तो यस डेफिनेटली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 कॉमन आ रहा है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना। लेट से मान ले अब मैं इसके अंदर एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर रहा हूँ कि 1 to 10 स्लिप्स के ऊपर मैंने मार्क करके एक पॉट में डाल दिया, ठीक है। अब उसके अंदर से मैं रैंडमली एक स्लिप को निकाल रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या नंबर आ रहा है। तो उसके अंदर तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इवेंट्स हो जाएंगे ना, राइट। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों आ सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई उसके विद रिस्पेक्ट टू देखूं तो ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 जो है ये कभी आउटकम आ ही नहीं सकता। तो उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से डेफिनेटली ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ठीक है ना, कि ये वाला जो दिख रहा है मेरे को कि ये कॉमन आ रहा है, बट ये एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है ना आउटकम। ये एलिमेंट्री भाई, एक और चीज चेक करना, ये एलिमेंट्री इवेंट भी नहीं है, राइट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? आउटकम, सिंगल आउटकम, राइट। तो अगर मैं डाई को थ्रो कर रहा हूं तो ये तो आउटकम ही नहीं है, राइट।
तो इन दोनों का मैं वैसे भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे इन दैट केस, अगर मैं एक डाई को थ्रो के करने के एक्सपेरिमेंट की बात करूं। बात समझे भाई? यस सर। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझो, अब अगर मैंने इनका वेन डायग्राम बनाया, तो वेन डायग्राम के अंदर ये दोनों के दोनों इवेंट्स जो होंगे ये अलग अलग पाए जाएंगे, कुछ भी इनका इंटरसेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट्री इवेंट है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वो दोनों इवेंट्स में आ रहा है। अब जब भी सोचो ये वाला पर्टिकुलर इवेंट हो गया, ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट्री इवेंट आउटकम आया, तो इन दैट केस ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये भी इवेंट हो जाएगा, ये भी इवेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो इस टाइप के होंगे, और इनको हम डिसजॉइंट भी बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो इसलिए डिसजॉइंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोथ आर सेम। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डिसजॉइंट इवेंट्स, ये दोनों नाम सेम है, दोनों चीजें सेम है। डिसजॉइंट एक्चुअली में आया है डिसजॉइंट सेट से। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ भी इंटरसेक्शन ना हो। अब वहीं से हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाता है, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन हुआ तो वही वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, अगर वो आउटकम आया तो दोनों के दोनों इवेंट हो जाएंगे, यानी कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी हो सकते हैं जब ये जो दोनों के दोनों इवेंट्स हैं इनके बीच में कोई भी चीज कॉमन ना हो, यानी कि ये दोनों अलग अलग पाए जाए, उन्हीं को डिसजॉइंट बोलते हैं। इसलिए डिसजॉइंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, ये दोनों सेम चीज है, इनका मतलब सेम होता है। ठीक है, डिसजॉइंट इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड डिसजॉइंट इवेंट्स, इन दोनों को सेम लेके जाओ। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम होता है, इन दोनों को सेम। ठीक है। अच्छा, अब ये आगे जाके चीज यूज होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या चीज है, कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा, आगे देखो जरा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि वो इवेंट्स जिनका यूनियन करूंगा तो सारा का सारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये भी नाम आएगा आगे जाके। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से समझना इसको। इफ द यूनियन ऑफ इवेंट्स is the sample space, then those events are called exhaustive events। ठीक है, जैसे मान लो अगेन डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करने के एक्सपेरिमेंट में मेरा आउटकम आ रहा है 1 2 3 एंड 4, बी आ गया 4 5, सी आ गया 2 4 6, डी आ गया लेट्स से 1 3 4 5। ठीक है, अब इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं चारों के चारों को बात करूं, ए बी सी डी, डेफिनेटली ये चारों का जो यूनियन है वो क्या जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। चारों का यूनियन डेफिनेटली पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो चीज है ये क्या बन जाएगी, हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से बी को निकाल भी दूं, ठीक, तो ए सी डी, अब बी एक्सोसिव इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि बी का 4 जो है वो इसमें भी आ रहा है, बी का 5 जो है इसमें भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं बी को निकाल भी दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स ही रहेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि अगर मैं ए भी निकाल दूं, सी एंड डी की बात करूं, तब भी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, अब भी ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हमें दे रहे हैं, तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसके अंदर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी भी ये हमारे एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स रहेंगे रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट
जी हाँ जी। एक बार फिर से बताना। देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं, बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका यूनियन करूंगा तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे सी एंड डी का यूनियन करूंगा तो सी एंड डी का यूनियन करके 1 to 6 सारे के सारे आ जाएंगे, यानी कि इनका यूनियन करके डाई को रोल करने वाला जो सैंपल स्पेस है, राइट राइट, तो डाई को रोल करके जो आउटकम आता है 1 to 6 वो सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर अप हो जाएगा। तो मतलब सी एंड डी जो है एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स है। इनके अंदर बी को जोड़ लो साथ में, ए को जोड़ लो साथ में, तो वो भी सारे के सारे एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका सबका यूनियन जो है वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जा रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। सर मतलब अगर ए और बी अगर हम लें तो फिर नहीं होगा क्योंकि 6 नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए एंड बी बोथ आर नॉट द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। ठीक है आगे। ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये चीज होगी। चलो, अब नेक्स्ट इज फेवरेबल इवेंट्स। कौन सा है? चलो नंबर तो भूल गए। 10th। ओके, या फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स ही बोल लो। ठीक है, तो मान लो हमने एक सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट की बात करें, उस एक्सपेरिमेंट का एस जो है वो उसका सैंपल स्पेस है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका सैंपल स्पेस है कैपिटल एस, ठीक है। एंड एक इवेंट उसके रिलेटेड हमने एक डिफाइन कर दिया, ठीक है। इवेंट एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसी एक्सपेरिमेंट के जिसका सैंपल स्पेस हमने ले रखा है, ठीक है। अब एलिमेंट्री इवेंट्स belonging to A are known as favorable elementary events to the event A। अब इस चीज का मतलब समझो। ये फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं, राइट, जो पर्टिकुलर एक इवेंट को फेवर करेंगे। अब खुद सोचो, जो अब मान लो मैं इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, अगर डाई को रूल किया तो इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होगा, मैं डेफिनेशन क्या बोलता हूँ, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो वो जो ऊपर फेवरेबल केसेस है वो कौन से फेवरेबल केसेस, उनको मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस फेवरेबल है, कौन सा केस फेवरेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, इवन नंबर का एक इवेंट डिफाइन किया 2 4 6। अब इसको बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, अगर वो आउटकम आएंगे तो ये इवेंट हो जाएगा। यानी कि इस इवेंट के जो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इस इवेंट को बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके फेवरेबल हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, एलिमेंट्री इवेंट्स बिलोंगिंग टू ए, यानी कि इस इवेंट को बिलोंग करने वाले ये जिस एलिमेंट्री इवेंट से बना है वो सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स जो होंगे वो इस पर्टिकुलर इवेंट ए के फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से अगर एक भी आउटपुट में आएगा, ट्रायल के आउटपुट में आएगा, तो ये वाला इवेंट हो जाएगा। तो जो इस इवेंट को अकर करवाने में हेल्प करते हैं वो एलिमेंट्री इवेंट्स इस इवेंट के फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे। तो मैं बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक, कहने का तरीका और कुछ नहीं, ये चीज ऑलरेडी हमें पता है कि एक इवेंट को बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, देखो यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो, इवेंट एंड एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। मैं इस चीज को नाम इवेंट बोल रहा हूँ, इन सबको नाम जो है इंडिविजुअली एलिमेंट्री इवेंट बोल रहा हूँ। तो ई इवेंट को बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं 2 4 6, इनमें से अगर कोई भी आउटकम आ गया तो मैं बोलूंगा ई इवेंट हो गया। तो जो ई इवेंट को होने में करवाने में हेल्प करते हैं वो एलिमेंट्री इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, उनको बोलते हैं हम
फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स टू द इवेंट ए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्योंकि इनमें से कोई भी अगर होगा तो इवेंट ये वाला हो जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ओके ओके। आगे जाके हमारी सेट थ्योरी भी आएगी, तो सेट थ्योरी के रिलेटेड जो चीजें यूज होती हैं वो भी चीज देख लो। ठीक है, जैसे नॉट ए को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए बार। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से, या ए बार बोल लो, ए बार भी चलेगा। ठीक है, ऐसे बोल लो, या फिर और ए कॉम्प्लीमेंट बोल लो। ठीक है, नॉट ए का मतलब ये हो जाएगा, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ। इसमें से कोई भी चीज नहीं पता होगी ना तो प्लीज बता देना, मैं वेन डायग्राम से क्लियर कर दूंगा। ए और बी, तो ए और बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा, ए बट नॉट बी, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सोचो। ए माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की फॉर्म में बताओ उसको कैसे बोलते हैं, ए माइनस बी को। बिल्कुल सही है, ए माइनस बी बिल्कुल सही है बाय द वे, लेकिन ए माइनस बी को यूनियन एंड इंटरसेक्शन की फॉर्म में कैसे बोलते हैं? ए यूनियन बी माइनस बी। नो नो नो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। यस, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैंने वेन डायग्राम बनाया तो ये ए आ रहा है, ये बी आ रहा है, मेरे को कौन सा पार्ट चाहिए, मेरे को पार्ट चाहिए सिर्फ ए वाला। ये कौन सा पार्ट है, ये ए तो है पर बी नहीं है, तो इट इज ए बट नॉट बी। अब इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, इसको अगेन निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो बी का कॉम्प्लीमेंट करके क्या आ जाएगा, बी को छोड़ के बाकी सारा कुछ। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये सोचो कि इसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या जा रहा है, ध्यान से देखना, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब ए के साथ कॉमन पार्ट, वो तो ए के साथ कॉमन पार्ट तो ये जा रहा है, दैट्स इट। और ये दोनों पार्ट सेम है, राइट? तो इसलिए ये दोनों के दोनों सेम आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी, इट इज ए बट नॉट बी। सिमिलरली बी बट नॉट ए क्या जाएगा, बी माइनस ए और बी इंटरसेक्शन ए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को बताओ ये क्या जाएगा, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन फ्लो आ गया। ठीक है ना, बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है कि ए एंड बी को छोड़ के सारा कुछ, तो ए एंड बी को छोड़ के सारा कुछ का मतलब क्या है, ये बाहर वाली चीज है। ठीक है, ये चीज आ गई, तो इसका मतलब ये याद रखना, इसके अंदर क्या होता है, ये जनरली बच्चे इसके अंदर, मैं एक बताता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, वो ये इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसके अंदर क्या है, ना ए है ना बी है, ना ए है ना बी है, और बीच में क्या है, एंड, और नहीं है, एंड है। लेकिन बच्चे इसके साथ थोड़ी कंफ्यूजन कर जाते हैं कि नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होगा, ना ए आ जाए और ना बी आ जाए। लेकिन याद रखना, ये यहाँ पे ये वाला और जो है, ये यहाँ पे एंड होता है, ये इसका मतलब एक्चुअली में, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका ये है, बट इसका एक्चुअल में मतलब ना ए है ना बी है और बीच में एंड होता है। इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि इधर नोर आ रहा है तो नोर को तो और के साथ ही रिलेट करेंगे, तो इसलिए वो बोलते हैं कि ना ए है और ना बी है। नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, इसका मतलब अलग हो जाएगा। देखो, ऑब्वियसली बीच में यूनियन लगाओगे और बीच में इंटरसेक्शन लगाओगे, मतलब अलग हो जाएगा, तो ये गलत चीज है। इंटरप्रिटेशन इसका सही इंटरप्रिटेशन ये है, मतलब ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, दोनों के दोनों नहीं होने चाहिए, तो इसलिए बीच में एंड आता है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो।
यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा एक सेकंड रुको जरा, जिसको पता ना हैंड रेज कर देना बस। ओके ओके, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी। हाँ जी, दिया क्या करोगे इसका? शुभम क्या आएगा भाई इसमें? सर हेलो। हाँ जी शुभम क्या आएगा इसमें? सर इसका सोच रहा हूँ अभी। ओके, बहुत सिंपल है। सर मैं बोलूं? हाँ जी बात बोलो। सर PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA एक से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीए? पहले तो ये तो बताओ पीए का मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पहली बात तो हम प्रोबेबिलिटी पे तो गए ही नहीं, मैं तो सेट थ्योरी की बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? ये तो गलत समझ रहे हो सर। ए यूनियन बी यूनियन सी। बिल्कुल, अरे बाबा ये ए यूनियन बी यूनियन सी है, क्या कर रहे हो? सर ठीक है। ध्यान से समझो, ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होता है? या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा, राइट? या तो ए बी दोनों होंगे या तो बी सी दोनों होंगे या तो ए सी दोनों होंगे, या फिर तीनों के तीनों होंगे। तो एटलीस्ट कम से कम एक तो हो गई होगा ना इनमें से, तो इसलिए इसको ए यूनियन बी यूनियन सी बोलेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो इसको एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी भी बोलते हैं, और सिंपली ए और बी और सी भी बोलते हैं। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर हाँ जी, टेक्निकली अगर मैं B और C को लूँ तो तब भी एटलीस्ट वन ऑफ A और B और C आ ही रहा है उसमें। जब मैं किसको लूं? B यूनियन C, ओके, उसमें भी तो टेक्निकली तीनों में से एक आ ही रहा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो। ए बी सी, अब आप बी किसकी बात करो? बी यूनियन सी की ना? यस सर। ध्यान से देखो, बी यूनियन सी में ये आ गया, तो बी यूनियन सी में दो पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? एक पार्ट आ रहा है जिसमें ए आ रहा है, एक जिसमें ए नहीं आ रहा। तो देखो जिसमें ए नहीं आ रहा मैं वो वाला बता रहा हूं, तो ये पार्ट वो है जिसमें ए नहीं आ रहा, ये बी यूनियन सी का पार्ट है लेकिन इसमें ए नहीं आ रहा। अब बी यूनियन सी का वो वाला पार्ट जिसमें ए आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ। तो बी यूनियन सी में ए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्लियर हुआ? तो B या C में से कोई ना एक तो आ ही रहा है। नहीं नहीं, आपने ए की बात की, बी यूनियन देखो मैं अभी यहाँ पे तीन की बात कर रहा हूँ ना। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट वन ऑफ बी और सी में, तो डेफिनेटली मैं बी यूनियन सी बोलूंगा, राइट? लेकिन इसके लिए एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी के लिए, राइट? अच्छा बोलो कि इसके लिए मैं बी यूनियन सी बोल दूं, हाँ मतलब क्योंकि उसके अंदर आप उसमें बोलो भी कम, हाँ, लेकिन उसके अंदर ऐसा हो जाएगा ना कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी तो आ ही रहा है, मतलब तीनों में से एक ना एक चीज तो आ ही रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर फिर तीनों के तीनों कवर अप नहीं होंगे ना। देखो एक्चुअली में एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? अच्छा अगर मैंने आपको ये चीज बोली एटलीस्ट टू एज आने चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट टू ए आने का मतलब क्या है? कम से कम दो ए आने चाहिए। तो या तो दो आ जाए या तो तीन आ जाए या तो चार आ जाए या तो पांच आ जाए, सोनटिल जितने मैक्सिमम आ सकते हैं वहां तक आ जाए। हाँ या ना? यस सर। राइट, अब मैक्सिमम वाला भी तो केस आएगा ना? हाँ या ना? तो इसके अगर मैंने सिर्फ ए और बी और सी में बोल दिया कि यार सिर्फ सी वाला सेट ले लो, सी वाले सेट में भी तो देखो अगर मैं सिर्फ ये वाला सेट लूंगा तो इसमें भी तो कम से कम एक तो आ ही रहा है, यस सर। राइट?
तो लेकिन ये क्या क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, बाकी आ रहे हैं क्या? नो। राइट, तो अच्छा एटलीस्ट वन वन एज बोल दिया अगर मैंने, तो क्या चीज आएगी, 1, ए। राइट, अब ध्यान से देखो ये चीज कि एटलीस्ट 1 ए का मतलब क्या होगा, या तो एग्जैक्टली 1 ए, और एग्जैक्टली 2 ए, और एग्जैक्टली 3 ए, और एग्जैक्टली 4 ए, और एग्जैक्टली 5 ए, सॉन्टिल और एग्जैक्टली मैक्सिमम ऑफ ए। हाँ या ना, इनके बीच में क्या आएगा, और। हाँ या ना? हाँ जी सर। राइट, इनके बीच में आएगा और। ठीक है, अब ये चीज समझने की कोशिश करो कि आप मेरे को क्या बोल रहे हो, सिर्फ ये वाला केस, बट डज इट सेटिस्फाई दी एटलीस्ट 1 ए की कंडीशन? वो तो बाकी केसेस तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं इन दैट केस फिर। हाँ जी। राइट, तो सिर्फ सी बोलना वो गलत हो जाएगा इनमें में। देखो ऐसा नहीं है कि ये जो सिर्फ 1 है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि और है ना, तो बिल्कुल कर रहा है कंडीशन। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एक बोल दो, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे जितने भी हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सब बताओ कौन से हैं, वो ए यूनियन बी यूनियन सी है। आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ। हर बार हमें वो सभी बताने हैं ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि एटलीस्ट के अंदर क्या आता है, मैक्सिमम वाला भी तो जाओगे, एटलीस्ट के अंदर क्या आता है, या तो सिंगल ए बी सी आ जाए, और दो दो का कॉम्बिनेशन आ जाए, और तीनों के तीनों आ जाए। राइट, ठीक है सर। 2 पे जा रहे हो या तो सिंगल पे जा रहे हो, तीनों भी तो आएंगे, तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलता है ना, क्योंकि बीच में और आ रहा है, और आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट इज, इसी के अंदर सिर्फ 2 सेट्स की बात हो रही है, ए एंड बी। ठीक है, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी मतलब या तो एग्जैक्टली ए होना चाहिए, एग्जैक्टली बी होना चाहिए, और बीच में एंड होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम से देखो, ऑब्जर्व करो, देखो ये पार्ट है एग्जैक्टली ए का, ये पार्ट है एग्जैक्टली बी का, तो ये दोनों के दोनों होने चाहिए, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दैट इज union minus A union B. ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बाबा, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का यूनियन कर दो, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से बोल दो। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में माइंड में रखना। ठीक है, फिर जाके आगे देखना। चलो अब आ जाओ फाइनली, जो अभी तक हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखी है उस चीज पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, क्या कि देखो, इफ देयर आर n elementary events, if there are n elementary events associated with a random experiment and m of them are favorable to an event A, then the probability of happening or occurrence of A is P of A, इसको P of A बोलते हैं, और वो m by n आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ठीक है, इसको थोड़ा अगर डिटेल में समझाऊं, ठीक है, तो क्या चीज है ये, वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, उस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड हमारे पास टोटल n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट्री इवेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो अनटिल, ये सारे के सारे करते करते ये सैंपल स्पेस है, मतलब टोटल। ठीक है, ये टोटल सैंपल स्पेस है।
अब अगर ये टोटल सैंपल स्पेस है, इसमें से मान लो ये वाले जो पर्टिकुलर हैं, ठीक, ये हमारे इवेंट है, एक पर्टिकुलर इवेंट है ये, ठीक, ये एक पर्टिकुलर इवेंट ई है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है एस, ठीक है। अच्छा, इवेंट ए की बात करें तो इवेंट ए ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है कि इस इवेंट ए के अंदर ये जो एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं जो इसको फेवर करेंगे यानी कि जो इसके बिलोंग कर रहे हैं, वो लेट से m है, राइट, एंड टोटल है हमारे n, तो ऑब्वियसली इस प्रोबेबिलिटी के जान इस इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल इवेंट्स ये वाले, दैट इज m डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज n, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसके पीछे भी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक, क्यों फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आया, राइट, इसके पीछे भी एक कहानी है, कहानी का मतलब एक इसका थ्योरी है, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज कि बड़ी सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। याद है हम ये करते थे n ऑफ a यूनियन b that will be equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b, हाँ या ना, सेट थ्योरी में ये कार्डिनलिटी का रिलेशन, राइट, ये चीज याद आ रही है, राइट। अच्छा, अब ना हम ये बोल रहे हैं कि इफ इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या है, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट्री event is equally likely to occur. Every elementary event is equally likely to occur मतलब क्या है, they all have the same chances of occur, ठीक, all have same chance to occur, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, हम किसी की प्रोबेबिलिटी अलग नहीं बोल सकते, पहली बात तो ये चीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक एक्सपेरिमेंट किया एंड उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्री इवेंट आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्री इवेंट आ रहे हैं, इससे ज्यादा कोई भी एलिमेंट्री इवेंट आ ही नहीं रहा, एलिमेंट्री इवेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एलिमेंट्री इवेंट 1 यूनियन, चलो प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, नंबर ऑफ केसेस ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट 2, that would be number of cases of happening that elementary event 1 plus number of cases of happening that elementary event 2 minus an elementary event 1 intersection elementary event 2, तो जो सेट थ्योरी लग सकते थे वो मैंने लगा दी, बट मेरे को ये चीज बताओ कि एलिमेंट्री इवेंट E1 एंड एलिमेंट्री इवेंट E2, ठीक है, तो यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो डन डन।